स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग इन्वायरमेंट देख रहे हैं। इन्वायरमेंट का ये तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट का ये तीसरा लेक्चर है और आई होप कि इस पॉइंट को आप लोग समझ रहे होंगे। जो डीकेडी होगा उसमें अलग पॉइंट होगा कि समग्र रूप से कैसे क्वेश्चन को टेकल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ डाटा मिलेंगे, वो डाटा इंपॉर्टेंट होंगे, हर बार बता रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे कि यही देख लो कि जलवायु परिवर्तन और समझौते, कौन कौन से जलवायु परिवर्तन के लिए समझौते हुए हैं, ये पूछ लिया जाए तो आपको यही कोट करना पड़ेगा। क्या 1972 में स्टॉकहोम हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ और ये पर्यावरण के मुद्दों तक वैश्विक पहुंच हुई इस स्टॉकहोम में। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये जलवायु परिवर्तन पे केंद्रित नहीं था, लेकिन पहली बार वैश्विक रूप से इस मुद्दे पे, पर्यावरण के मुद्दे पे चर्चा की गई थी या पहुंच हुई थी, कौन से में? स्टॉकहोम में। ठीक। दूसरी बात है कि 1970 के दशक जो अंत हो रहा था, लगभग 1980 के करीब में, वहां देखा जाए तो जो WMO है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वह विश्व स्तर पे जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्या किया था? चिंता व्यक्त किया। तो अभी ये चिंता व्यक्त किया था और पहली बार अगर पूछा जाए कि पर्यावरण के मुद्दों पे वैश्विक रूप से पहुंच कहाँ हुआ था, तो 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। और चिंता व्यक्त किया था 1970 के अंतिम 70 के दशक में, अंतिम दौर में, 78 79 80 के करीब में WMO ने क्या किया? चिंता व्यक्त किया। फिर 1972 से लेकर 1988 के बीच में देखा जाए तो 1989 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन और वर्ष 1988 में जलवायु परिवर्तन पे टोरंटो सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 1989 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए भी, कि 1989 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था और 1988 में जलवायु परिवर्तन पे टोरंटो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोनों बातें कि 1900 दोनों हुआ कहाँ था, तो दोनों टोरंटो में हुआ था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जब 79 और 88 वाला जो केस हुआ था, उसमें जलवायु परिवर्तन पे राजनीतिक मुद्दे पे क्या हुआ था, रूप में देखा गया था पहली बार। ठीक। और 1988 जलवायु परिवर्तन और संभावित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पे वैज्ञानिक साक्ष्य की जांच और रिपोर्ट करने के लिए IPCC की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, IPCC की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में हुई थी। क्यों हुआ था? तो ये काम करता है IPCC जलवायु परिवर्तन और संभावित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पे जो वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं उनकी जांच करना और रिपोर्ट तैयार करने की बात कौन करेगा? IPCC करेगा। ठीक है ना। अब देखो, हम बात कर रहे हैं IPCC की गठन कब हुई थी? 1988 में हुआ। तो IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल, P फॉर पैनल, और फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये अगर कहा जाए तो अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है। अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है जो क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है, उसके बारे में निगरानी रखता है, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। ठीक है ना। तो ध्यान रखना क्या कि 1988 में जलवायु परिवर्तन और संभावित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पे वैज्ञानिक साक्ष्य की जांच और रिपोर्ट करने की कौन सी संस्था गठित की गई थी? तो IPCC किया गया, जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। और ध्यान रखना कि 2007 में यही IPCC को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। 2007 में इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ये प्री के लिए फैक्ट है। ठीक है। तो हमने पहले क्या बोला? 1972 में स्टॉकहोम हुआ था। तो यहाँ पे पर्यावरणीय मुद्दे का वैश्विक स्तर तक पहुंचाया गया था, लेकिन ये जलवायु केंद्रित नहीं था, जलवायु परिवर्तन केंद्रित नहीं था। 1970 के दशक में जो अंतिम था, उसमें जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO, उसने जलवायु परिवर्तन के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। तो फिर क्या 1989 और 88 में जलवायु परिवर्तन पे टोरंटो सम्मेलन हुआ और 88 में जो सम्मेलन हुआ उसमें जो जलवायु परिवर्तन और जो उसकी रिस्पॉन्स है, उसकी साक्ष्य की जांच करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए IPCC का गठन किया गया, जो ग्रीन हाउस गैस का क्या करता है? अध्ययन करता है। और 2007 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। फिर आ जाए तो 1992 में, 1992 में ये जलवायु परिवर्तन पे पहला वैश्विक समझौता था और यहीं पे UNFCCC का गठन हुआ था।
समझौता यूएनएफसीसी और रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो ध्यान रखना कि 1992 में 92 में जलवायु परिवर्तन पे पहला वैश्विक समझौता हुआ था, ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो में, कहाँ है, ब्राजील में। और इसी को बोला जाता है 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। स्टॉकहोम से देखा जाए तो 20 साल, ठीक है ना। तो 1972 + 20 बोला जाए कि किसको बोला जाता है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन को बोला जाता है। ठीक, इतनी बात ध्यान में रहनी चाहिए। अब जरा सा बात करते हैं कि यूएनएफसीसी क्या है। यही समझौता हुआ था। तो यूएनएफसीसी को अगर हम अच्छे से बताएं तो ये ध्यान रखना यूएनएफसीसी है क्या। देखो, यूएन का मतलब जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन होगा, ठीक है। यूएन का मतलब जानते हो क्या होगा, यूनाइटेड नेशन होगा। एफ आ गया यहाँ पे, एफ से क्या होगा, तो फ्रेमवर्क होगा, एफ से फ्रेमवर्क होगा। और सीसी का मतलब क्या, सीसी क्या, एक सी का मतलब है कन्वेंशन, कन्वेंशन, और सीसी का मतलब क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो ये कब गठित हुआ था, कब समझौता हुआ था, 1992 में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। ये गठित हुआ था कब, 1992 में, और समझौता हुआ था। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था, यूएनएफसीसी समझौता तो 1992 में हुआ था, लेकिन प्रभावी 1994 में हुआ था, 1994 में हुआ था। ये ध्यान रखना है। इस पे सिग्नेटरी कितने हैं, तो 165 देश हैं जो ये जलवायु परिवर्तन पे यूएनएफसीसी पे क्या किए हैं, साइन किए हैं, ठीक। इफेक्टिव हुआ था 21 मार्च 1994 को, 1994 पे, ठीक है ना। ये बात समझ में आना चाहिए। अब देखो, 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ, ठीक है, और 2015 में क्योटो प्रोटोकॉल के एक पेरिस समझौता हुआ क्योटो प्रोटोकॉल में ही, COP21, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो ओवरऑल जर्नी अगर देखा जाए तो देखो, 1972 में पहली बार क्या हुआ, पहली बार वैश्विक पहुंच बनाया गया था, वैश्विक पहुंच बनाया गया था, ठीक है ना, क्या, पर्यावरण के मुद्दे को लेके। 1972 के बाद लगभग 1970 के दशक में, 1970 के दशक अंतिम छोर में क्या हुआ था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु परिवर्तन पे चिंता व्यक्त किया था। फिर क्या हुआ कि 1989 और 1988 में जलवायु परिवर्तन पे सम्मेलन हुआ, सीसी पे सम्मेलन हुआ। तो 1988 में अगर देखा जाए, 1988 में आईपीसीसी का गठन हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ था, और इसको 2007 में क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक। 88 के बाद हम आ गए 1992 में। 1992 को हम क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था +20, इसी को कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में। और इसी को बोला जाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे गठित क्या हुआ था, समझौता हुआ था यूएनएफसीसी पे, समझौता हुआ था। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था। या यूएनएफसीसी कब आया था, जो जितने कॉप होते हैं जलवायु परिवर्तन पे, जो अभी 26 हो गया, 27 भी, COP27 भी हो गया, तो ये इसके द्वारा कराया जाता है जलवायु परिवर्तन पे, ठीक है। ये बात हमने बता दिया। लेकिन इफेक्टिव कब, ये स्टेब्लिश तो 92 में हुआ था, लेकिन प्रभावी कब हुआ था, 1994 में हुआ। फिर 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल आया था। और 2005 की बात अगर सक्सेसर के रूप में देखा जाए तो 2015 में सबसे इंपॉर्टेंट COP21 या पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में डाटा जानना जरूरी है, जब भी आएगा इतनी कहानी तो लिख सकते हो, ठीक। अब जरा सा बात करें कि वर्तमान वाद विवाद और मुद्दे क्या हैं।
तो ये ग्लासगो के आगे से बोल रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि अभी भी मुद्दे हैं। अगर पूछा जाए, अब तो 27 आ गया, ग्लासगो पे पूछा ही नहीं जाएगा, 27 पे आ गया, तो 27 से क्वेश्चन होगा जो करंट में हम कवर करेंगे, ठीक है ना, करंट में कवर करेंगे। अभी देख लो कि क्या है क्लाइमेट चेंज को लेके, क्या क्या मुद्दे हैं। तो क्लाइमेट चेंज को लेके मुद्दे हैं कि 2030 तक जो भी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो लेके उसको विवाद में है। सब लोग डिसाइड नहीं किए हैं। पहली बात कि सब लोग अपना एनडीसी घोषित नहीं किए हैं, सभी लोग नहीं घोषित किए हैं एनडीसी, ठीक है। दूसरी बात है जिसने घोषित किया है उसका एनडीसी पे क्रियान्वयन बहुत खराब है, क्रियान्वयन खराब है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि SR15 रिपोर्ट, याद रखो SR15 रिपोर्ट निकाला था, और कौन निकाला था, तो IPCC ने ही निकाला था। तो SR15 रिपोर्ट या 1.5 रिपोर्ट बोले तो वो बोला था कि 1.5 डिग्री लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह क्या है, अपर्याप्त है। जो एनडीसी है उसको और मॉडिफाइड करना चाहिए। तो ये एक चुनौती है एनडीसी को लेकर। जलवायु वित्त से जुड़े मुद्दे हैं, जो पेरिस समझौते में बोला गया कि $100 बिलियन आपको क्या करना है, जुटाना है और विकासशील देशों की मदद करना है। विकासशील देशों की क्या करना है, मदद करना है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है, ठीक। निष्पक्षता और इक्विटी संबंधी मामले हैं, क्या है, समान है लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को कमजोर किया है। हानि और क्षति के लिए समर्पित वित्त पोषण तंत्र का अभाव है। जीवाश्म ईंधन के खिलाफ कार्रवाई विकासशील देशों की विकास संबंधी जरूरतों आदि को बाधित कर सकता है। कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं करेगा तो भाई विकासशील देश जाएगा कहाँ ना। क्योटो प्रोटोकॉल का जो कार्बन क्रेडिट पहल है उसको आगे बढ़ाना, नई और मजबूत परियोजना को हतोत्साहित करना भी चुनौती है। कैसे आगे बढ़ाया जाए, उत्सर्जन की कमी करना, ठीक है, और क्षेत्र विशिष्ट लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अभाव है। तो ये सारी चुनौतियां आज भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, जो हम हमेशा यूज कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज पे क्या क्या आपको याद रखना है, क्लाइमेट चेंज पे जो चुनौतियां हैं, पहला याद रखना है कि एनडीसी को लेकर, एनडीसी क्या सभी अपना घोषित नहीं किए हैं, सभी देश को घोषित करना था लेकिन घोषित नहीं किए। दूसरे, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है अच्छे तरह से। भारत की हमेशा से तारीफ रही है, यूएन द्वारा तारीफ किया गया है, यूएनएफसीसी के द्वारा तारीफ किया गया है, क्योंकि एनडीसी अच्छा है। दूसरा है बीत का लेके, दूसरा क्या, बीत को लेके हमेशा रहेगा। बीत में पेरिस समझौते में बोला गया था कितना, $100 अरब, ठीक है, अरब डॉलर, या हम कहें कि $100 बिलियन, वो भी नहीं हो रहा है। तीसरा क्या, निष्पक्षता की कमी है, ठीक है, पारदर्शिता की कमी है। थोपा किस पे जा रहा है, तो विकासशील देशों पे थोपा जा रहा है, विकासशील देशों पे थोपा जा रहा है कि तुम क्या करो, जीवाश्म का जितने फॉसिल फ्यूल हैं उसको क्या करो, आप कम करो, और इसको विकास भी करना है। बाकी विकसित देश तो भी अपना विकास कर लिए हैं, लेकिन ये कैसे करें, इसके पास टेक्नोलॉजी भी तो हो, तो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की दिक्कत आ रही। तो तमाम तरीके की ये 4 पॉइंट तो हमें हमेशा याद रखना है। तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, मिटिगेशन की बात नहीं होता है, कैसे CO2 या जो भी ग्रीन हाउस गैस है उसको कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर कोई मतलब अगर पहल भी किया जाता है तो उस पहल का फॉलो नहीं किया जाता है ना। तमाम तरह की चुनौतियां हैं। अब देखो पेरिस समझौते के मुख्य पहलू क्या था, तो एक दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया था। क्या दीर्घकालिक रखा गया था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रखना है टेम्परेचर, लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है। पेरिस समझौते में वैश्विक जलवायु तटस्थता की बात कहा गया था, मतलब 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रल होने की बात कहा गया था, ठीक है। स्वैच्छिक सहयोग या एनडीसी की बात कहा गया था, इसमें एनडीसी की बात कहा गया था। हानि और क्षति का आकलन करने की बात बोला गया था कि हर 5 वर्ष पे क्या किया जाएगा, जो कौन सा देश क्या किया उसकी समीक्षा किया जाएगा, ठीक है। अब जरा सा देखो समन की बात करें, मिटिगेशन की बात करें, तो मिटिगेशन में अगर बात देखें, जो एनडीसी तैयार किया गया है उसको बाध्यकारी कैसे करा जाए, एनडीसी को लागू कैसे किया जाए, कटौती जो करने की बात कहा गया, डिटरमाइन करके हर लोग अपडेट दें। हर कॉप में क्या बोला जाता है कि अपडेट दें कि कितना आपने एनडीसी पे क्रियान्वयन किया, आपने घोषणा किया तो क्या क्या किया। तो कुछ ही देश दे पाते हैं, 5 साल पे अपडेट किया जाएगा एनडीसी को, लेकिन कोई अपडेट नहीं करता है, लेकिन भारत अपडेट करता है।
वैश्विक सर्वेक्षण की बात करें तो समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में 2023 में और उसके बाद हर 5 साल में सामूहिक प्रगति का आकलन करना था, लेकिन वैश्विक सर्वेक्षण हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है। गैर प्रतिकूल और गैर दंडात्मक तरीके से कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता, कार्यान्वयन और अनुपालन ढांचा इसमें कहा गया था, लेकिन है ही नहीं। वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण की बात बोला गया था पेरिस में। तो पेरिस की बातें आपको याद होना चाहिए। क्या दीर्घकालीन लक्ष्य रखा गया था? वैश्विक जलवायु तटस्थता बनाने की बात बोला गया। स्वैच्छिक सहयोग की हानि और क्षति की आकलन की बात कहा गया। 5वां क्या समन की बात बोला गया। 6ठा आपका वैश्विक सर्वेक्षण। 7वां क्या बोला गया कि ये पारदर्शिता लाया जाएगा और क्रियान्वयन किया जाएगा। फिर जो बिग फाइनेंस है, प्रौद्योगिकी है, क्षमता निर्माण है, उसमें सहायता दिया जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। तो टोटल हर एक बात पे क्या किया जा सकता है? आलोचना किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हमेशा पेरिस की बात जब भी लिखने की आएगी ना, पेरिस तो हमेशा लिखने की बात आता है, कभी ना कभी मूल्यांकन करने की बात आ ही जाता है। तो पेरिस समझौते पे क्या क्या आपको याद रखना है, ये चीज ध्यान रखना। देखो, दीर्घकालीन रखा गया, मतलब अगर दीर्घकालीन अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो बोलो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने की बात कहा गया है, लेकिन इसको 1.5 तक आईपीसीसी ने रिकमेंड किया था। तो पहला ये दीर्घकालीन हो गया। दूसरा क्या? 100 अरब डॉलर की बात कहा गया था। तीसरा क्या कहा गया था कि सब एनडीसी बनाएंगे और उसका मूल्यांकन करते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे। तीसरा ये बात कहा गया। चौथा क्या बात बोला गया कि सर्वेक्षण होगा, समीक्षा होगा। समीक्षा होगा हर 5 साल पे होगा। तो ये बात कहा गया। बड़े सिंपल वे में बता रहे हैं, 2, 3, चौथा। ठीक है। फिर 5वां बोला गया कि पारदर्शिता होना चाहिए और क्या होना चाहिए? क्रियान्वयन की बात करना चाहिए, क्रियान्वयन की, वो भी नहीं हो रहा है। छठा क्या पॉइंट इसमें लिखना है? तो छठा है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात बोला गया था, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की और क्षमता निर्माण की। ठीक है। किसको किया जाएगा? सहायता करने की बात कहा गया था जो कमजोर देश होंगे। ठीक है। तो ये 6 पॉइंट पे ये नदारत है, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक। अब देखो, स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष हो गए। कब हुआ? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। ठीक है। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। ठीक है, स्वीडन में है। 1972 में हुआ था, तो 50 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2022 आ जाएगा। तो पिछला ही साल है, जस्ट अभी गया है। ये स्टॉकहोम सम्मेलन का वर्ष था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। तो स्टॉकहोम +50 आयोजित किया गया। कब? 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब जरा सा बात करें इस पे कि हुआ क्या। तो स्टॉकहोम +50 की थीम क्या थी? थीम थी कि सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी। सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अवसर है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात थीम बहुत कुछ कहता है कि सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी चाहिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमें क्या करेगा? अवसर प्राप्त करेगा। तो स्टॉकहोम +50 का एजेंडा क्या रहा? तो एजेंडा जो सम्मेलन हुआ उसमें एजेंडा रहा कि पृथ्वी की रक्षा के लिए अनुभव और पहलों की क्या करना है? साझा करेंगे। एक देश दूसरे देश को क्या करेंगे? जो अनुभव है, पहल है, उसकी साझा करेंगे। दूसरा क्या रहा? कोविड, जानते हो कि महामारी तांडव काटा था, तो कोविड-19 की महामारी के बाद से संसाधनीय और समावेशी रिकवरी करने की बात कहा गया। जो कोविड-19 ने महामारी की वजह से क्या कर दिया था? सब कुछ नष्ट कर दिया था। एक कहें कि जो विकास की या रिकवरी की चीजें थी, मतलब सब कुछ तहस नहस कर दिया था कोविड-19। तो उससे ऊपर निपट के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको और समावेशी विकास को क्या करना है? तेजी लाना है। ये दूसरा था। स्टॉकहोम घोषणा पत्र में 26 सिद्धांत और कार्य योजनाएं शामिल थी। कितनी? 26 सिद्धांत और कार्य योजनाएं शामिल थी। और इस घोषणा पत्र पे 122 देशों द्वारा अपनाया गया। जो स्टॉकहोम घोषणा पत्र था उसको कितने देशों ने अपनाया? 122 देशों ने। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन की परिणाम और उसकी सफलता क्या रही? जो स्टॉकहोम 1972 प्लस 50 साल पे हुआ, उसकी क्या रही? पहले तो बात करते हैं कि जो 1972 में हुआ था,
तो 1972 में हुआ था, तो यूएनईपी की स्थापना की गई थी। यूएनईपी की स्थापना की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनईपी की भी पूछा जाता है कि कब स्थापना हुआ था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था, 1972 में हुआ था यूएनईपी के। ठीक है, और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो नैरोबी केन्या है, नैरोबी केन्या है। ठीक है, यूएन जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन, ई फॉर इन्वायरमेंट, पी फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, यूएनईपी क्या है, एक वैश्विक प्राधिकरण है, और इसके कार्य क्या है, तो कभी मेंस में पूछा जाएगा कि यूएनईपी का चर्चा कीजिए, तो पहला पॉइंट ही होना चाहिए कि स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके कार्य निम्नलिखित हैं। तो क्या है कार्य निम्नलिखित, तो पर्यावरण संबंधी एजेंडा निर्धारित करता है। जो भी पर्यावरण से संबंधित एजेंडा है उसको निर्धारित कौन करता है, यूएनईपी करता है। और यूएनईपी का हमने बताया था कि केन्या नैरोबी में इसका क्या है, मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में संसाधनीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना है, बढ़ावा देने के लिए इसका काम है। पहला क्या है कि पर्यावरण से संबंधित एजेंडा तैयार करना, दूसरा क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना, इंप्लीमेंट करवाना, कार्यान्वयन करवाना। ठीक है, तीसरा क्या है कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक समर्थक के रूप में कार्य करना। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा करने की पहल करता है कौन, यूएनईपी। ठीक है, तो तीन बातें यहाँ पे बोला क्या, कि पर्यावरण संबंधी एजेंडा निर्धारित करता है, दूसरा क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हर एक राष्ट्र करे, ठीक है ना, या सुनिश्चित करने के लिए ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ठीक, इस सम्मेलन के वास्तव में समकालीन पर्यावरणीय युग की शुरुआत हुई थी। मतलब हम कहें कि पर्यावरणीय युग की स्टार्ट कब हुई थी, तो 1972 में ही बोला जा सकता है। पृथ्वी के पर्यावरण से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने वाले अधिकांश कन्वेंशन अभी समय स्टॉकहोम घोषणा पत्र की ही देन है। जितने भी कन्वेंशन हैं पर्यावरण से संबंधित, वो स्टॉकहोम कन्वेंशन के क्या है, घोषणा पत्र की ही देन माना जा सकता है, जो 1972 में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थीम को निर्धारित किया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद 1992 में पर्यावरण और विकास पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी 12 का आयोजन किया गया था। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोला गया था, 1992 को बोला गया था, और 20 साल बाद हुआ था। तो हमने ये बता ही दिया था जब भी स्टार्ट हुआ था, +20 कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है ना। अब देखें कार्रवाई योग एजेंडे के लिए स्टॉकहोम 50 की क्या क्या सिफारिशें थी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि स्टॉकहोम 1972 की क्या क्या सफलताएं हैं, क्या क्या किया 1972 में। इसको एक बार फिर से देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 में भी हुआ है। हमने कहा ना कि सफलता और परिणाम क्या हुआ, तो इसमें हमने कहा कि यूएनईपी की स्थापना हुआ, और यूएनईपी के 3 काम बताए। 3 काम क्या, यूएनईपी का एजेंडा, पर्यावरण से संबंधित एजेंडा निर्धारित करना, ठीक है। दूसरा क्या कि ये इंप्लीमेंट करना, जो भी निर्धारित किया गया उसका इंप्लीमेंट करना। तीसरा क्या, सुरक्षा करना, इन्वायरमेंट का क्या करना, सुरक्षा करना। ये 3 काम मेजर रूप से है। यूएनईपी की घटना, यूएनईपी कब स्थापित किया गया था, यूएनईपी 1972 स्टॉकहोम के में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यूएनईपी की स्थापना हुआ था, तो परिणाम और उसकी सफलता में पहला तो है कि यूएनईपी, ठीक है। दूसरा क्या है, तो इसको पर्यावरणीय युग की शुरुआत बोला जा सकता है स्टॉकहोम से 1972 से। तीसरा क्या, जो पृथ्वी में पर्यावरण से संबंधित जितनी चिंताओं को संबोधित किया जाता है वो सब स्टॉकहोम घोषणा पत्र की ही देन है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या थीम को निर्धारित इसने ही किया था। यूएनसीडी 12 का आयोजन 1992 में हुआ था, 20 साल के बाद रियो डी जेनेरियो में, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोला जाता है। तो ये सारे इसकी उपलब्धियां हैं। अब देखो 50 में क्या हुआ, जो 2022 में हुआ उस सम्मेलन स्टॉकहोम 50+ की सिफारिश क्या है।
तो पहला उसकी थीम से ही पता चल जाता है कि मानव कल्याण को केंद्र में रखा गया है और स्वस्थ पृथ्वी की संकल्पना की गई है। सभी के लिए समृद्धि को हासिल करना इसमें संकल्पना किया गया है कि स्वस्थ पृथ्वी हो और सभी के लिए समृद्धि हासिल हो। ठीक है, ये सिफारिश किया गया। दूसरा क्या, स्वच्छ, स्वास्थ्य और संधारणीय पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देना और उसे लागू करना। स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण के अधिकार को क्या करना है, मान्यता देना है। तीसरा क्या है इसका एजेंडा में सिफारिश क्या किया कि एक स्वस्थ पृथ्वी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी वर्तमान आर्थिक प्रणाली के काम करने के तरीकों में व्यापक बदलाव को अपनाना चाहिए, सिफारिश किया। ठीक है, उच्च प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों में रूपांतरण की गति में तेजी लाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज पे प्रभाव डालते हैं उनके रूपांतरण करना चाहिए। डिजिटल और तकनीकी संसाधनों तक पहुंच और समर्थन प्रदान करके विकासशील देशों को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटाने में मदद करना है। बड़ा सिंपल है, इसको अगर लिखना है आप इस पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं। नहीं, हम कहते हैं ना कि अपना लैंग्वेज होना चाहिए। हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी नोट्स के ऊपर ना जाओ, अपनी लैंग्वेज एक बार समझ लो, उसकी कोर थीम समझो, जैसे हमने आप लोग को 4th पेपर में समझाया। कोर्स चीज समझो, की पॉइंट समझो और अपनी शब्द जाल अपनी बुनो। हमने क्या किया यहाँ पे, पहला बात बोल दिया कि स्वस्थ पृथ्वी की अवधारणा सिफारिश किया और होना ही चाहिए। क्लाइमेट चेंज में कब रोका जा सकता है, जब स्वस्थ पृथ्वी हो। दूसरी बात है कि सभी के लिए समृद्धि की बात किया गया है, मतलब मानव कल्याण की बात किया गया है, समृद्धि, स्वस्थ समृद्धि की बात कहा गया है। और ये दोनों क्या ले जाएगा, मानव कल्याण की तरफ ले जाएगा, मानव कल्याण की तरफ। तो पहला हो गया हमारा मानव कल्याण, कैसे, स्वस्थ पृथ्वी रख के और सभी की समृद्धि सुनिश्चित करके। दूसरा क्या, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो जो भी अधिकार हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के या कानून है उसको लागू करके। तीसरा क्या, तो तीसरा हमने कहा कि जो हमारा आर्थिक प्रणाली है या जो क्या बोलते हैं इकोनॉमी सिस्टम है उसमें ड्रास्टिकली चेंज करना, परिवर्तन करना। क्यों, क्योंकि जितना आर्थिक विकास कर रहे हैं उतनी ही क्लाइमेट पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, हम आग के गोला बनाते जा रहे हैं। तो परिवर्तन, जो भी हमारा आर्थिक प्रणाली है उसमें काम करने का क्या होना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या है, जो उच्च प्रभाव डाल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इमिशन कर रहे हैं या क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल देश हैं या उद्योग हैं, उसमें क्या करना, उसका रूपांतरण करना और बहुत तेजी से, गति से रूपांतरण करने की बात हो रही है। तो पहला हमने मानव कल्याण बोला, दूसरा SDG की बात बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात किया। और तीसरा क्या कि जो हमारे आर्थिक प्रणाली है उसके तरीके में परिवर्तन करना। चौथा क्या कि जो उच्च प्रभाव डालने वाले हैं उनमें रूपांतरण करना। और पांचवा हम बोल रहे हैं क्या कि जो छोटे देश हैं या विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं, उनकी क्षमता निर्माण करना। जो क्यों क्षमता निर्माण करना, पर्यावरण से चुनौतियों से लड़ ले। ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट की बात करें तो ये हर जगह यूज कर सकते हैं। प्रभाव क्या होगा, तो देखो ग्लोबल वार्मिंग की बात पहले बोले कि ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो अगर वर्ष 1850 से 19 से लेके वर्ष 2010 से 2019 तक मानव जनित वैश्विक सतही तापमान में देखा जाए तो 1.07 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान हुआ। मतलब सीधी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ। और 2019 तक अगर देखा जाए कब से कब तक, तो ये एक क्राइटेरिया है, बेसिक लिया गया है। और 2010-19 के बीच में कितना बढ़ गया हमारा, तो 2019 तक बढ़ गया है 1.007 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, कॉल आ गया था, डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो पहली बात है कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग इंडिकेट कर रहा है। दूसरा क्या है कि क्रायोस्फीयर की बात करें, तो क्रायोस्फीयर की बात करें
तो समुद्री हिम का क्षेत्रफल मार्च में कितना था, 10% था, उसमें सितंबर में कितना हो गया, 40% कम हो गया। कब से बात कर रहे हैं, 1988 में जो था मूल स्थिति, वो 2010-19 के बीच में घट के इतना हो गया क्रायोस्फीयर। तो ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि हिम पिघलन ज्यादा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। 1950 के दशक में जो ग्लेशियर था वैश्विक रूप से सिकुड़ जाना पिछले 2000 वर्षों में अभूतपूर्व है। ग्लेशियर क्या हो रहा है, सिकुड़ते जा रहे हैं। तो ये क्रायोस्फीयर पे फर्क हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बता दिया, दूसरा क्रायोस्फीयर बता दिया। ठीक, मतलब यहाँ पे 10% था तो यहाँ पे कितना हो गया, 40% हो गया, घट गया, 40% घट गया। यहाँ पे 10% घटा था तो यहाँ पे 40% घट गया। इतनी कैपेसिटी देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग की। महासागर की स्थिति अगर देखें, क्रायोस्फीयर की बात, महासागर की बात करें तो 1901 से लेके 2018 के बीच में जो समुद्री जल स्तर है उसमें कितना वृद्धि हो गया, 0.20 मीटर वृद्धि हो गई, या 20 सेंटीमीटर बढ़ गया, बहुत है जब समुद्री जल स्तर। तो हमने तीन क्लाइमेट चेंज की बात किया, टेम्परेचर की, टेम्परेचर कितना 1.07 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। दूसरा क्या, क्रायोस्फीयर की बात किया, क्रायोस्फीयर की बात किया, वो 10% से घट के कितना हो गया है, 40% घट हो गया है। तीसरा हमने क्या भैया कि 20 सेंटीमीटर समुद्र के जल स्तर बढ़ गया, ईयर ध्यान रखना। ठीक, अब अस्थायी परिवर्तन के लिए 9 खतरे टिपिंग पॉइंट बताया गया है। 9 खतरे, ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज में ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हो जितना याद रहेंगे। टिपिंग पॉइंट है कि इसके आधार पे हम बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके आधार पे बता सकते हैं। कैसे कि आर्कटिक सागर बर्फ बड़े पैमाने पे क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। क्यों कि बर्फ के टुकड़े पिघल के आ रहे हैं आर्कटिक सागर में, और वो क्या कर रहे हैं, शिप को डेंजर जोन में ले जा रहे हैं। दूसरा क्या, कोरल रीफ बड़े पैमाने पे मृत्यु हो रही है। ये एग्जाम्पल सपोर्ट है क्लाइमेट चेंज का, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज का पूछा जाएगा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो बताओ आर्कटिक सागर के ग्लेशियर पिघल हो रहे हैं, पिघल के आर्कटिक सी में गिर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़े हैं, शिप क्या रहे हैं, टकरा जा रहे हैं। कोरल रीफ हैं, वो बड़े पैमाने पे मृत्यु हो गई। ग्रीनलैंड बर्फ की चादर, बर्फ के नुकसान में तेजी हो रही है। ग्रीनलैंड पे देखा जाए तो बर्फ की चादर बहुत तेजी से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। परमाफ्रॉस्ट क्या हो रहा है, पिघल रहा है। पश्चिम आर्कटिक बर्फ की चादर तेजी से घट रही है। इसको मत समझो, इसको समझाने लगेंगे तो बहुत होगा। तो पश्चिमी आर्कटिक बर्फ की चादर भी तेजी से घट रही है। विल्किंसन बेसिन बताएंगे, ये दो चीज जब होगा तो ऐसे हमें यूज करना है, केवल हमें ये पॉइंट दिया है, ये दो छोड़ दो। पूर्व आर्कटिक बर्फ के नुकसान में तेजी आ रही है पूर्व के आर्कटिक में। तो ये 9 टिपिंग पॉइंट हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को क्या कर दे रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। और आपने एग्जाम्पल में ये आप यूज करोगे तो पता चलेगा। अब बता दो कि वैज्ञानिकों ने 9 टिपिंग पॉइंट बताया, जैसे एग्जाम्पल में 3-4 भी गिना दिया, बहुत है क्लाइमेट चेंज के लिए। लिखने की स्टाइल होनी चाहिए। आर्कटिक सागर बर्फ के बड़े पैमाने पे नुकसान कर रही है, कोरल रीफ बड़े पैमाने पे मृत्यु हो रही है, ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर पिघल रही है, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, पश्चिम आर्कटिक बर्फ की चादर तेजी से घट रही है, और पूर्व आर्कटिक बर्फ के नुकसान में भी तेजी से हुई है। ये 9 टिपिंग पॉइंट है जो क्लाइमेट चेंज को इंडिकेट कर रहे हैं। जैव विविधता पे प्रभाव देखें। देखो हमने कहा था ना कि जो कंसेप्ट था हमने बता दिया पहले, लेकिन यहाँ से आपको डाटा और स्मार्ट वे में लिखना क्या है वो बताया जाएगा। तो कुछ पॉइंट जिस पर इम्फेसिस करना है वो चीजें हम बता रहे हैं। जैव विविधता पे प्रभाव क्या पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, पौधों और जानवरों की बीमारी और सामूहिक मृत्यु दर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अभी तक हमने क्या तक पढ़ा था, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने पढ़ा था टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि 10% से लेके 40% तक सिकुड़ गया है ग्लेशियर। तीसरा हमने बताया था कि 20 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ गया, समुद्री जल स्तर। अब चौथा है कि जैव विविधता पे प्रभाव पड़ा क्या, तो इनकी मृत्यु दर में वृद्धि हो गई है। एग्जाम्पल दोगे, कोरल रीफ, प्रजातियों की ध्रुव की ओर विस्थापन हो रहा है। जितनी प्रजातियां हैं वो ध्रुव की तरफ क्या हो रही है, विस्थापन हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट।
जलवायु परिवर्तन के कारण स्थानीय आबादी का क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहे हैं। जितने स्थानीय आबादी हैं, ये ट्राइब हैं, वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। देख लो अंडमान निकोबार की हालत। मनुष्यों पे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो अभी तक हमने टेम्परेचर की बताया, ठीक है। टेम्परेचर के बाद हमने क्या बताया, दूसरा हमने बताया कि ग्लेशियर की क्या हाल है, 10 से 40% पे आ गया, 40% से गुणन हुआ। तीसरा हमने 20 सेंटीमीटर का लेवल बताया। चौथा हमने कहा बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में क्या बताया, तो बायोडाइवर्सिटी में बताया कि मृत्यु दर बढ़ रहा है, लोग विस्थापन कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। तीसरा हमने बताया क्या, कि लुप्त हो रही हैं प्रजातियां, ये बायोडाइवर्सिटी। अब हम चौथा आ जा रहे हैं डायमेंशन, मनुष्यों पे प्रभाव होगा। तो क्लाइमेट चेंज की प्रभाव भी लिखना है तो देखो कैसे लिख रहे हैं ना, बड़े सिंपल वे में अपना पॉइंट रख रहे हैं और कुछ नहीं। मनुष्यों पे प्रभाव क्या होगा, तो खाद्य और जल सुरक्षा की कमी होगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, गर्मी से संबंधित बीमारियां होगा, जल जनित बीमारियां होगी, चरम जलवायु की घटनाएं होंगी, आर्थिक नुकसान होगा, साथ ही कृषि, वानिकी, पर्यटन जैसे क्षेत्र में प्रभाव होगा, प्रतिकूल प्रभाव दिखेगा, बाह्य श्रम की उत्पादकता कम होगी, कृषि उत्पादकता भी प्रभावित होगी, विस्थापन और मानवीय संकटों में वृद्धि होगी, मनुष्यों पे तो बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। और यहाँ पे हम हिंट दे दे रहे हैं कि मनुष्यों पे प्रभाव कहाँ पे होगा, देखो उनके सामाजिक जीवन पे होगा, सामाजिक जीवन पे एग्जाम्पल आप ले लेना, सोचना है। आर्थिक जीवन पे प्रभाव होगा, और सामाजिक आर्थिक बदल जाएगा तो राजनीतिक भी बदलेगा। पर्यावरणीय तो है ही है हमारा कंसेप्ट पर्यावरण। फिर क्या होगा, तकनीकी में भी प्रभाव आएगा, तकनीक में भी प्रभाव आएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, इनके जो मनुष्यों पे प्रभाव कह रहे हैं ना, तकनीक में प्रभाव आएगा, मनुष्यों पे क्या होगा, स्वास्थ्य के भी प्रभाव आएगा, स्वास्थ्य, ठीक है ना, स्वास्थ्य पे प्रभाव आएगा। फिर इनके ऊपर क्या होगा, संस्कृति के ऊपर भी प्रभाव आएगा। इतने ऊपर पे प्रभाव आप लिखोगे, एग्जाम्पल आपको सोचना है इस पर, नहीं तो डीकेडी पे देखेंगे। लेकिन ध्यान रखो कि अभी से दिमाग चला रहे हो तो चलाओ इस पे। महिलाओं पे जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। अब हम सीधी बात कर रहे हैं केवल महिलाओं पे जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। तो यूएन ने क्या बोला, डाटा है, यूएन ने डाटा में बोला, ये अनुमान लगाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण 80% महिलाएं विस्थापित हुई हैं। जलवायु परिवर्तन के एक डाटा इंपॉर्टेंट। तो महिलाओं पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ज्यादातर महिलाएं आजीविका पर अधिक निर्भर रहती हैं, आजीविका पर अधिक निर्भर होने के कारण महिलाओं को जलवायु परिवर्तन से खतरा ज्यादा हो गया। मौसम से संबंधित नुकसान की क्षतिपूर्ति, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी, शिक्षा आदि के लिए वित्त पोषण का अभाव है महिलाओं के लिए, या सामाजिक रूप से उपेक्षा की जाती है, 3 पे होता है। और हमेशा देखना कि क्लाइमेट चेंज हमेशा कमजोर वर्ग जो होंगे ना उनको प्रभावित करेंगे, तो केवल महिलाएं नहीं है, ध्यान रखना। और यही पे डीकेडी अगर हम करना चाहें, ऐसे करना नहीं चाह रहे हैं लेकिन सोचना, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूं और सारे चीजें जोड़ लोगे, चाहे एसटी हो, चाहे किसी की भी बात करें, बालक या कमजोर वर्ग होंगे। कमजोर वर्ग में कौन कौन आएंगे, तो कमजोर वर्ग में पहले ये देख लो, हम सिर्फ हवा दे रहे हैं कमजोर वर्ग, क्योंकि अब हमारे साथ काफी दिन रहते हो गया, आप लोग को सोचने की कुछ कैपेसिटी बढ़ गई। कमजोर वर्ग में कौन आएगा, महिला आएगी, ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बालक, बुजुर्ग, ठीक है, एलजीबीटी, एलजीबीटी, ठीक, ईटीसी, ये सारे आएंगे। कमजोर वर्ग को देखना हो कि क्लाइमेट पे क्या होगा प्रभाव, कमजोर वर्ग का अगर प्रभाव देखना है तो आप सीधा सीधा डायमेंशन देखो। यहाँ पे ये कमजोर वर्ग है मतलब गरीब है, ठीक है, तो इनके ऊपर खतरा क्या, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी या उपेक्षा की वजह से, उपेक्षा की वजह से इनके ऊपर खतरा ज्यादा होगा, खतरा या सबसे सुभेद होंगे जलवायु परिवर्तन की। पहला पॉइंट, सारे महिला हो चाहे जो भी है। दूसरा है कमजोर गरीब है तो गरीब में शिक्षा और स्वास्थ्य की भी अभाव होगा, मतलब हम कहें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है तो ये बुरी तरह प्रभावित होंगे।
पहुंच नहीं है तो बुरी तरह प्रभावित होंगे। ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसका तीसरा क्या है, ये कहीं जा भी नहीं सकते हैं विस्थापन के लिए, विस्थापित भी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये अपना घर छोड़ के कहीं जाके अच्छे से रहने लगे, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि गरीब, बेरोजगार, उपेक्षा है, विस्थापित भी नहीं हो सकते, तो इनकी सुविधता और भी बढ़ जाएगी, जोखिम और भी बढ़ जाएगा। फिर कमजोर, क्या कमजोर वर्ग का सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट चेंज के प्रति क्या होगा कि इनकी मानवीय दशा या स्वास्थ्य, मानवीय दशा खराब होगी। मतलब आर्टिकल 21 के सब देखा जाए जितने हैं वो सब डाउन होंगे, 21 की जितनी बात करें तो हम हर एक कमजोर वर्ग की बात करेंगे। तो महिलाओं पे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव की देखो तो आजीविका पर निर्भर खतरा ज्यादा होगा, शिक्षा प्रौद्योगिकी की पहुंच नहीं होगी या वित्त पोषण का अभाव होगा। बोल तो वही रहे ना, सीमित आवाजाही या जलवायु परिवर्तन से संबंधित चरम मौसम घटनाओं के प्रति संवेदनता जोखिम अधिक होगी क्योंकि विस्थापित नहीं हो सकते। वही बोल रहे हैं और कोई नहीं, वो कुछ बोल रहे हैं। आपदाओं के विरुद्ध लैंगिक रूप से संवेदनशील योजनाओं का अभाव है, तो योजनाओं का भी अभाव देख लो, सबकी उसमें जोड़ लो, योजनाओं का अभाव है। ठीक है, महिलाओं में घरेलू जिम्मेदारी है, ये स्पेसिफिक हो गया फीमेल के लिए। संसाधनों पे दबाव है, संसाधनों का दबाव है। ठीक है, तो मैं दबाव के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है, लेकिन दबाव तो सब पे होगा। तो अब जरा सा हम बात करते हैं कि कमजोर वर्ग को एक जगह इकट्ठा करते हैं। कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग की हम दो बातें यहां पे बोला। इससे पहले क्या बोला कि गरीबी, बेरोजगारी, वंचना, उपेक्षा इत्यादि से जोखिम अधिक होगा। नेक्स्ट क्या बोला, इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य और तकनीकी टेक्नोलॉजी पहुंच कम होगी, पहुंच कम है इसलिए ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ज़्यादा प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्या है, ये विस्थापित नहीं हो सकते, सीमित क्षेत्र में ही रह सकते हैं। ये फिर क्या हो सकता है कि योजनाओं की बात हो गया, इसके में एक पॉइंट हमने मानवीय गरिमापूर्ण जीवन नहीं होगा, गरिमापूर्ण जीवन नहीं होगा, अर्थात आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा इनके। क्लाइमेट चेंज से ये गरीब कमजोर वर्गों पे फर्क पड़ेगा, सब पे। अब कुछ हैं जो कि अलग होगा, जैसे एसटी में हमेशा क्या होगा, संस्कृति का लोप होने का, संस्कृति का क्या होगा, संस्कृति का इनका समाप्त हो रहा है या लोप हो रहा है, इनकी संस्कृति क्या है, संकट में आ गई है इस जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो इनके लिए अलग ही एक पॉइंट जोड़ना ही होगा ना। इनकी जो संस्कृति है, इसके अलावा दो तीन और, ये पर्यावरण पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो औषधि की प्राप्ति नहीं होगी तो इनका स्वास्थ्य और खराब होगा। ठीक है, ये इन टोटम मानते हैं या पर्यावरण, किसी को भी जो पर्यावरण में पाए जाते हैं उस वस्तु को क्या बनते हैं, अपने आराध्य मानते हैं, तो वो कमी होगी तो इनको भावनात्मक रूप से घात पहुंचेगा, भावनात्मक रूप से घात होगा, ये कहाँ चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, इनकी संख्या कम होगी। तो थोड़ा सा अलग भी सोचना है होगा, लेकिन है तो सब पे पॉइंट यही है। अब जरा सा बात करते हैं जलवायु करवाई में भूमिका देखें अगर महिलाओं की भूमिका क्या है। तो जलवायु करवाई में महिलाओं की जरूरतें हैं, क्योंकि भाई 50% अगर नहीं इंक्लूड होंगे तो कैसे सस्टेनेबल गोल को प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात यही सबकी है, हर एक की भागीदारी होनी चाहिए, यही तो बोलते हैं कि भागीदारी होनी चाहिए। और भागीदारी के कारण लोकतंत्र की वजह से लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा, और लोकतंत्र कोई भी समस्या का निदान कर सकता है सिर्फ भागीदारी की वजह से। सोचो जरा सा ना, जैसे जलवायु परिवर्तन में जो इनकी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है, महिलाओं बहुत अच्छे प्रबंधन करती हैं, तो इनके ज्ञान का अनुभव लिया जा सकता है जलवायु करवायु भूमिका में। महिला कृषि श्रम पे मदद में संसाधनी कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लाया जा सकता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सकता है। ये पोषण में सबसे ज्यादा भूमिका निभा सकती हैं, पोषण में आए तो आगे इनको बढ़ाया तो दिया जाए। प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सामुदायिक प्रतिक्रियाओं में महिला प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करती हैं। हाँ, हमेशा काम करती हैं, देख लो कोई भी आंदोलन देख लो,
भाई शराब के प्रति जो ब्रिटिश सरकार ने शराब के ठिकाओं अगर पे बंद करना आंदोलन सबसे पहले महिलाएं की थी, और वो एक तरह से डिजास्टर के समाज को पतन की तरफ ही ले जा रहा था। तो वैसे ही जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके प्रति तो सबसे पहले महिलाएं आती हैं, चाहे चिपको आंदोलन देखो चाहे कोई भी देखो ना। स्थानीय स्तर में महिला संगठनों के माध्यम से जलवायु निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बोल बच्चन कर सकते हैं कि इनकी भूमिका क्या है, सोचने का दृष्टिकोण होना चाहिए ना हमारा। जलवायु परिवर्तन में बच्चों पे प्रभाव क्या पड़ेगा, आप बच्चों की थोड़ा सा अलग देख लेते हैं, क्योंकि हमने कमजोर वर्ग बता दिया एक महिला पे लेके, तो वो हो गया। बच्चों को देख ले, 7 में से एक बच्चा कम से कम 5 प्रमुख जलवायु और मानसिक खतरों, आघातों और तनाव के संपर्क में रहता है। 7 में से एक बच्चा कि इतना क्लाइमेट चेंज इसके इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बच्चों की देखें क्लाइमेट चेंज की, हम यहां से कुछ भी ना उठाएं, हम अपनी डीकेडी के हिसाब से देखें तो बच्चों पे प्रभाव क्या होगा भाई। क्लाइमेट चेंज, ये बताओ क्लाइमेट चेंज खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा कि नहीं? हाँ करेगा। करेगा तो पोषण क्या होगा? निम्न स्तर होगा। और निम्न स्तर होगा तो विकास पे क्या प्रभाव होगा? विकास बच्चों का क्या होगा? निम्न स्तर होगा। ठीक है, पहला खाद्य सुरक्षा। दूसरा क्या? जल संकट होगा। जल संकट होगा, प्रदूषण होगा, इससे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या? हम तीसरा ले रहे हैं कि इनकी शिक्षा क्या होगा? डाउन होगा। इनकी मानसिक क्षमता क्या होगा? मानसिक क्षमता डाउन होगा। ये कैसे होंगे? तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होंगे पर्यावरण को लेके। ठीक है, ये और क्या हो सकता है? तो जितने संक्रमण बीमारियों की चपेट में आएंगे और इनकी मृत्यु दर या डेथ रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, यही हम सोच रहे हैं कि जो है इनके इर्द गिर्द वो ये फर्क पड़ेगा। इनको स्वस्थ रहने का वायु में नहीं मिलेगा, वातावरण नहीं मिलेगा, फिर से प्रभावित होगा। और जब ये बच्चे प्रभावित होंगे तो देश का विकास कैसे होगा? यही तो बच्चे आगे देश के भविष्य बनेंगे। तो देश का क्या हालत होगा? बुरा हालत होगा, सामाजिक आर्थिक रूप से डिक्रीज कर जाएगा। तो सोचने का ये तरीका हमारा था। अब जरा सा यहाँ पे देखो कि ये बोल रहे हैं मौसम की वजह से लगभग 10 मिलियन बच्चे विस्थापित हुए हैं। 33 देशों में रहने वाले 1 बिलियन बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उच्च जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु संकट के प्रभावों का अत्यधिक जोखिम है। क्या जोखिम है यहाँ पे हमने बात नहीं किया, एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के विषम प्रभाव क्या होंगे? आप देखो बच्चों के क्या बच्चों पे प्रभाव होगा। तो भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से कमजोर होंगे, शारीरिक दृष्टि से भी कमजोर होंगे, भावनात्मक रूप से भी कमजोर होंगे। ये आघात इनके ऊपर होगा, संवेदनशीलता कम होगा। पोषण से जोड़ लो इसको। अगर विस्थापित होंगे तो कहीं उन पे जब विस्थापित होंगे तो उनके दुर्व्यवहार होगा, तस्करी होगा, शोषण किया जाएगा जहां पे विस्थापित होगा। स्वास्थ्य की हालत क्या होगी? पोषण की हालत क्या होगी? शिक्षा की हालत क्या होगी? पीछे से सोच लो। बाल श्रम, बाल विवाह आदि विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा का अभाव होने लगेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चों में जिन विशिष्ट जोखिमों का सामना पड़ता है उसमें जलवायु नीतियां अक्सर संबोधित नहीं करती हैं। तो हमेशा जलवायु बच्चों की उपेक्षा किया जाता है। बच्चों की कम आय में ही जीवन भर के लिए अवसर से वंचित कर दिया जाता है क्लाइमेट चेंज। तो हमने जो सोचा उससे कोई बड़ी बात नहीं है, एक विस्थापन इसमें जोड़ देते हैं बस। विस्थापन नहीं बोला, बाकी तो सब वही हुआ। और एग्जाम्पल पहले बोल दिया कि कितने हैं। 33 देशों में 1 बिलियन बच्चे जलवायु परिवर्तन के से क्या है? ग्रसित हैं या उच्च जोखिम में हैं। और 10 मिलियन बच्चे विस्थापित हुए हैं। ये 2 डाटा याद रखो, बहुत है। अंतर्राष्ट्रीय पहल क्या किया गया इसके लिए? तो यूनिसेफ जानते हो, यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है। तो प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बच्चों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यूनिसेफ की बात कर लोगे तो हो जाएगा।
और साथ ही साथ यूनिसेफ ने चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करने लगा कि बताए कि भाई बच्चे भी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इंडेक्स में क्या देश, किस देश की क्या हालत है, उस आधार पे कोई भी अपना ले सकता है, मतलब प्रोग्राम वगैरह चला सकता है इंडेक्स में, किस देश के बच्चे की हालत क्या खराब है, कितना खराब है। अब देशज या आदिवासी लोगों का प्रभाव, एसटी, ये तो हमने पहले भी बोल दिया कि बड़े व्यापक रूप से देखेंगे, ठीक है। अब मुद्दे क्या हैं, इनसे नीतियों से संबंधित मुद्दे क्या हैं कि अनुकूल हेतु, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों और तकनीकी क्षमता के हस्तांतरण की कमी है, ठीक है, समर्पित शोध की अभाव है एसटी के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा रहेगा, जब भी अगर क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो नीतियों के क्रियान्वयन क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन कम होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, तो वित्त की कमी होगी, हमेशा क्या होगा, तो तकनीकी हस्तांतरण की कमी होगी, हमेशा क्या, रिसर्च का अभाव होगा ना, हमेशा मिटिगेशन की या शमन की उपायों की कमी होगी, ठीक है, हमेशा क्या होगा, समग्र समग्र दृष्टिकोण की कमी होगी, ये हमेशा होगा, ठीक है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इस पे शरणार्थियों प्रवासियों पे प्रभाव क्या होगा, इसको भी ट्रीट करो, इसको भी ट्रीट करो कमजोर वर्ग की तरह, देखो सब आ जाएगा, कोई यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जलवायु परिवर्तन हमेशा क्या करेगा, विस्थापन बढ़ाएगा, माइग्रेशन हमेशा बढ़ाएगा, तो ये बात तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाधाएं क्या हैं, इस पे भी जो उनको प्रभावित करेंगे वो हमेशा ध्यान रखना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्रायोस्फीयर पे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, तो जितनी हिम चादर हैं वो पिघल रही हैं, फार्माप्रास्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, गल रहे हैं। अगर देखा जाए कि हिमालय की विशाल बर्फ की चादरें पिछले 7 शताब्दियों की तुलना में पिछले 40 वर्षों में 10 गुना तेजी से सिकुड़ रही है, 10 गुना, एग्जाम्पल दे सकते हो इसको, कि हिमालय की जो बर्फ है पिछले 7 शताब्दियों की तुलना में पिछले 40 वर्षों में 10 गुना तेजी से क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, पेंटागोनिया ग्लेशियरों की तुलना में हिमालय की बर्फ अधिक तेजी से पिघल रही है। तो क्रायोस्फीयर पे आप बता सकते हो प्रभाव क्या होगा क्रायोस्फीयर के पिघलने से, तो हिम नदी झील के टूटने की होगी, अकस्मात बाढ़ आएगा, जैसे उत्तराखंड का देख लो, हिमवरण के क्षेत्र में गिरावट होगी, और हिम होगा तो दलदल बनाएगा, और दलदल बनाएगा तो CH4 क्या होगा, निकलेगा, और फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा। अगर देखा जाए कि तो जल विद्युत ऊर्जा पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जल की गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी। अगर देखा जाए तो पहाड़ियों पे जो लोग रहते हैं, जो नदियों के ऊपर या वो जल पिघलने पे, या जो लेक वगैरह होते हैं, झील वगैरह होते हैं, उस पे निर्भर होते हैं, उसी के इर्द गिर्द बसे रहते हैं, तो उनकी जीवन प्रभावित होगा। जितनी पहाड़ों में रहने वाले प्रजातियां वो भी प्रभावित होंगी। महासागरों पे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा, अब देखो महासागर पे जलवायु परिवर्तन की हम हर एक डाटा पे देख रहे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, उसको सॉल्व कर लो। हाँ, हर तरह से 360 देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज को ना। तो देखो, अगर इसकी बात करें तो विश्व के महासागर में आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और दक्षिणी महासागरों के साथ साथ अनेक सीमांत सागर भी शामिल हैं। ये पृथ्वी की सतह के कितने हैं, 71% हिस्से कवर करते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। इनमें पृथ्वी का लगभग 97% जल मौजूद है, 97% जल मौजूद है, किसमें, जो महासागर है। और ये पृथ्वी पर जीवों को रहने योग्य 99% हैबिटेट प्रदान करते हैं। ये पृथ्वी पे प्राथमिक उत्पादन के लगभग आधे भाग का योगदान करते हैं। जितना पृथ्वी पे उत्पादन होता है उसका लगभग 50% उत्पादन कहाँ से होता है, महासागरों से होता है, और सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन इवॉल्व महासागरों से होता है, ठीक है। और वैश्विक महासागरों के सतही तापमान देखा जाए तो तुलना में 1850-1900 की तुलना में देखा जाए, वर्ष की तुलना में, तो 2011 के 20 के बीच में कितना बढ़ गया है, 0.88 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है महासागरों की टेम्परेचर। और महासागर की टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको समझो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके ऊपर। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखें तो महासागरों के गर्म हो गया, और महासागरों में उष्मीय विस्तार होगा, तो जलधाराएं क्या होंगी, जलधाराएं भी प्रभावित होंगी, जलधाराएं क्या होंगी, प्रभावित होंगी। क्यों,
टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी, सैलिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। टेम्परेचर हाई होगा, सैलिनिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। और हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी क्या होता है, वाटर फ्लो करता है, ठीक है, फ्लो करेगा तो इसी को महासागरीय धाराएं बोलते हैं, वो होगा। महासागरीय अम्लीकरण बढ़ जाएगा। 1980 के दशक में कुल मानव जनित CO2 उत्सर्जन का 20 से 30% हिस्सा अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा, महासागर का। बी ऑक्सीकरण, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं से निकालता है। महासागरीय परिसंचरण, सर्कुलेशन में परिवर्तन आएगा, जैसे हमने कहा था ना कि धाराएं चेंज हो जाएंगे। महासागर का अस्थिरीकरण बढ़ेगा, समुद्री हीट वेव बढ़ेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा होगी, चक्रवात ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात दोनों में भी वृद्धि हो जाएगी, लेकिन उनका बेल्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। निहितार्थ देखें तो क्या है, तो खाद्य सुरक्षा, तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका के लिए जोखिम बढ़ा देगा जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो महासागर का प्रवाल भित्ति को नुकसान करेगा, समुद्री हिम तेजी से क्या होंगे, पिघलेंगे। महासागरीय परिसंचरण, ये जो हम समुद्री धाराएं बोल रहे हैं वो क्या होगा, परिवर्तन होगा। सीमा पारीय संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। अस्थिरीकरण के कारण महासागर की ऊपरी परतों में पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन न्यून हो जाएगा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया और हानिकारक सेल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ब्लूमिंग हो जाएगा या ज्यादा विकसित हो जाएंगे, ठीक। आगे की राह क्या है इसके लिए, तो भाई जल्दी से जल्दी नेट कार्बन न्यूट्रलिटी स्थापित करो। आपदा में हमने पढ़ा था ना कि संरचनात्मक करना चाहिए, मतलब बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में नेटवर्क की स्थापना करनी चाहिए। समुद्री पर्यावास पुनर्स्थापना आदि द्वारा परितंत्र आधारित अनुकूलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये सब अपनी डीकेडी का पार्ट होगा। अगर आप ये आगे की राह पढ़ रहे हो तो फिर आपके अंदर कमी है। आगे की राह नहीं पढ़ना है, आगे की राह अपने दिल से निकलना चाहिए। मतलब अगर समझ गए हो तो दिल से निकलेगा, और दिल से कब निकलेगा, जब कारण जानते होगे कि उसका क्या प्रभाव होगा। अब प्रभाव को रोकने के लिए आपको सुझाव, अगर प्रभाव को रोकने के लिए आगे की राह आप बता दे रहे हो तो समझ लो कि आप एक स्टेप आगे हो और उसे SDM बनने के लिए, और आना भी चाहिए, बैठ के सोचना पड़ेगा। महासागरों की भौतिक और जैव रासायनिक विशेषताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन को बेहतर निगरानी किया जाए, और उसको क्या किया जाए, इंटीग्रेटेड या समग्र दृष्टिकोण से उसको देखा जाए और उसका निवारण किया जाए। अगर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम की बात कहा जाए तो क्या है, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के ऊपर क्या अभी तक हुआ है। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस पे काम किया जाता है। CO2 के उत्सर्जन की रुझान देखा जाए तो 1990 की तुलना में 2019 में CO2 का उत्सर्जन 54% बढ़ गया। इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। 1990 से लेकर 2019 तक कितने परसेंट CO2 का उत्सर्जन बढ़ गया, 54%, ठीक है। विश्व जो WMO है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार 1750 के पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का स्तर कितना था, 149% था। मीथेन की सांद्रता 262% और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता 123% है। अब ये भी तो देख लो, WMO की रिपोर्ट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन नामक रिपोर्ट कौन निकालता है, WMO निकालता है। अगर देखा जाए कि 1970 के पूर्व में जो स्थिति थी अभी की तुलना किया जाए तो CO2 कितना परसेंट बढ़ गया है, 1750 से पहले से अब तक WMO ने बताया कि CO2 की सांद्रता कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया है, 149%। मीथेन सबसे ज्यादा बढ़ा है 262% और नाइट्रस ऑक्साइड 123%। ये भी एग्जांपल हम नोट कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पे जलवायु परिवर्तन की रोकथाम की प्रयास क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है वैश्विक स्तर पे जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस क्वेश्चन पे सीधा पूछा जा सकता है। तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है, हो गया, जो 2022 में हुआ, वो बताया जाए। अब COP27 की बात करोगे इसके पहले, ठीक है।
ग्लासगो पैक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पंचामृत की घोषणा जरूर लिख दो। 21 नवंबर 2021 तक भारत, चीन, अमेरिका आदि सहित 140 से अधिक देशों ने निवल शून्य लक्ष्यों की घोषणा किया है। नेट न्यूट्रलिटी या जीरो इमिशन की बात किया गया है। स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम आदि नेट जीरो उत्सर्जन के लिए कानून बना लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई इसमें याद नहीं रखना है, बस देश को ध्यान रखना है। एक गैर बाध्यकारी समझौते ग्लोबल मीथेन प्लेज की स्थापना की गई है, इसी में किया गया है, ग्लासगो वाला में। और 30% के कम करने की बात कहा गया है 2030 तक। मीथेन की कितना परसेंट? 30%। और गैर बाध्यकारी समझौता है मीथेन प्लेज, ठीक है। अब देखो आईपीसीसी AR6 के अनुसार क्या किए जाने की आवश्यकता है। जो आईपीसी है उसने AR रिपोर्ट 6 दिया था, वो बोला था कि 1.6 डिग्री तक सीमित रखने के लिए बोला था। कितना? और इससे पहले बताया था कि 2 डिग्री और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या अंतर होगा, कितनी हानि होगी, उसको कंपैरिजन में किया था पिछले लेक्चर में, याद होना चाहिए। तो 2025 से पहले वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट शुरू हो जानी चाहिए, ये बात बोला। साथ ही साथ अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना है तो ये होना ही चाहिए। तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट ये याद भी रहना ही चाहिए कि 2000 आईपीसीसी ने बोला है कि 2025 में से पहले ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में गिरावट होनी ही चाहिए। और 2030 तक गिरावट होते 43% की कमी हो जानी चाहिए, तब जाके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित हो पाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। 2050 के दशक की शुरुआत में वैश्विक निवल शून्य CO2 उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त की जानी चाहिए। कार्बन न्यूट्रलिटी या कार्बन इमिशन, जीरो कार्बन इमिशन 2050 तक की बात करनी है। भारत ने तो 2070 किया है घोषणा। 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 34% की कमी लानी चाहिए। ये बातें बोला है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैसे, और इसको बड़ी स्मार्टली तरीके से बहुत जगह उपयोग कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लिए क्या करना होगा? उसने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बोला, अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो बोला कि 2025 से पहले वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में क्या होगा? गिरावट होना चाहिए। 2030 तक 27% होनी चाहिए, जबकि वहां पे पहले क्या था? 43%। 2070 के दशक में शुरुआत में वैश्विक क्या हो, मतलब कार्बन इमिशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए 2070, जबकि उसमें अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 2050 तक आपको सबको निश्चित करना है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब दोनों लक्ष्यों के लिए क्या करना है ये भी आईपीसीसी ने बता दिया, बहुत अच्छी बात। सभी क्षेत्रों में वर्ष 2030, 2040, 2050 के दौरान ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में तीव्र और गहन तत्काल कमी लानी चाहिए। नेट जीरो की प्राप्ति के बाद ऋणात्मक CO2 उत्सर्जन जैसी स्थिति होनी चाहिए। ये दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ऐसी घटना होनी चाहिए। आईपीसीसी कोई काट नहीं सकता, आईपीसीसी की रिपोर्ट ने ये बोला है, आप इसको उपयोग तो करो स्मार्ट तरीके से, ठीक। अच्छी न्यूज लगती है, पहला ही अटेम्प्ट मेंस दी, थोड़े से गाइडेंस में सपना मैम का हो गया, अच्छा लगा। और कॉन्फिडेंस मेरा भी हो गया कि राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि 15 दिन पढ़ने बताने के बाद सपना मैम आप लोग तो हमसे बहुत दिन जुड़ रहे हो, तो सोच लो आप लोग का क्या होगा ना। बस होता है ना कि विश्वास करना चाहिए। एनीवे चलते हैं, बाधाएं और चिंताएं क्या है। तो हमारी हमेशा क्लाइमेट चेंज पे कितनी चिंताएं हमने बता दिया है इससे पहले। एनडीसी से रिलेटेड है, क्रियान्वयन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वित्त जैसे वित्त की समझा वित्त कम है। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण नहीं होता है, ठीक है। और कृषि से होने वाले उत्सर्जन के नीतिगत कवरेज सीमित है, ठीक है। ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना भी बड़ा कहते हैं कठिन पूर्ण कार्य है या चुनौती है। आगे की राह हम बताएंगे नहीं कभी, हमेशा अपने ऊपर सोचना है। आपको पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन हमारा काम है सोचना। भारत में एक कुशल कार्बन ट्रेडिंग बाजार का महत्व क्या है? भारत में एक कुशल कार्बन ट्रेडिंग का बाजार का महत्व क्या है? ये अलग क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन ट्रेडिंग भारत के परिप्रेक्ष्य से देखना है।
तो विश्व को विकार्बनीकरण के निर्यात से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, मतलब आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। हरित संयंत्रों और ऊर्जा कुशल इकाइयों को कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से आय का अनुमान लगाने की अनुमति देकर कार्बन ट्रांजिशन के लिए वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होगा। यह सीधी बात है कि बोल बच्चन क्या करना है। अगर हम यहाँ से बिल्कुल ना देखें तो सोच के लिखेंगे और लगभग 90% यहाँ की बातें हर एक चीज हो जाएगा। कैसे, जरा से देखो। कार्बन ट्रेडिंग हमारा हमेशा क्या बोलता है कि खरीद फरोख्त बोलता है, तो कार्बन ट्रेडिंग होगा तो कार्बन ट्रेडिंग से लाभ होगा। ठीक है, CO2 इमिशन को क्या करेगा, हतोत्साहित करेगा, हतोत्साहित करेगा। ठीक है, CO2 इमिशन को हतोत्साहित करेगा, पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, उसमें उद्योगों का भी अहम भूमिका होगी, अहम भूमिका होगी। ठीक है, फिर ये कार्बन ट्रेडिंग क्या करेगा, कार्बन ट्रेडिंग अगर होगा तो एक तो लाभ हो गया, हतोत्साहित, पर्यावरण सुरक्षा की बात है। ये कार्बन ट्रेडिंग में कार्बन CO2 को कम करने के लिए क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे। जितने उद्योग होंगे टेक्नोलॉजी विकसित होंगे तो टेक्नोलॉजी के रूप से हम क्या होंगे, गुणवत्तापूर्ण टेक्नोलॉजी लाएंगे इमिशन को कम करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण। ठीक है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसका हम अपनी NDC की जो हमारी NDC है पेरिस वाला, उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, आपदा को रोक सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, तो सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, कृषि में उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। ये तमाम फायदे हो सकते हैं जो हम बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में बोल दिया। अब जरा सा देखो यहाँ पे कि वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होगा, जलवायु कार्रवाई में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा, जो उद्योग की बात कहा, नवोन्मेषिक अल्प कार्बनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करेगा। कहा हमने कहा ना कि CO2 को इमिशन कम करेगा तो टेक्नोलॉजी क्या करेगा, टेक्नोलॉजी विकसित करेगा, तो भाई नया टेक्निक होगा। तो सोचो, हम सोच रहे हैं वही चीज लिखी है ना, कोई नई चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं होती। उत्सर्जन को कम करने हेतु उच्च कार्बन उत्सर्जकों की वित्तीय जवाबदेही नियत करने में ये करेगा। ठीक है, वो बहुत कम लिखा, हम उससे ज्यादा हम कुछ डायमेंशन आपको बता दिया, सोच लो। तो सोचने का तरीका आप लोग को भी आना चाहिए। भारत में कार्बन व्यापार तंत्र की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र दिया जाता है, रेक तंत्र दिया जाता है। इसमें यह बाध्य संस्थाओं जैसे डिस्काम, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैप्टिव पावर उत्पादकों द्वारा नवीकरणीय खरीद दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा क्या, परफॉर्म, अचीव और ट्रेड पैट योजना के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहला नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र दिया जाता है, तंत्र बनाया गया है, और दूसरा पर पैट बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या, तो भारत में मौजूदा बाजार में चुनौतियां क्या है। तो चुनौतियां भी सोचना नहीं है, जो चुनौतियां हैं वो, पहली बात तो जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, दोनों प्रमाण पत्र पैट और जो एक तो परफॉर्मेंस और अचीव ट्रेड योजना है और दूसरा रेक है नवीकरणीय ऊर्जा, इन दोनों से सीमित है, दोनों का चुनौतियां हैं। क्यों, प्रभावी नहीं है, अनुकरण नहीं होता है, अनुकरण नहीं होता है। ठीक है, क्रियान्वयन अच्छे से नहीं होता। तो पहले तो यही दो पे हो गया। दूसरी बात कि जैसे रेक और पैट की बात यही होगा, वही बोल बच्चन करेगा। उत्सर्जन में कमी के मामले में बाजारों का खराब पिछला प्रदर्शन, क्यों, क्योंकि उसका मार्केट में पैसा अगर अच्छा मिले तभी तो लोग प्रोत्साहित होंगे, पैसा ही अच्छा नहीं मिलेगा तो कहां से प्रोत्साहित होंगे। अन्य मुद्दे होंगे, पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र होना चाहिए जो कि है नहीं भारत में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यापार तंत्र के साथ एकीकरण होना चाहिए जो कि भारत में है नहीं। तो ये चुनौतियां हैं कार्बन ट्रेडिंग। आगे की राह हम कभी नहीं बोलते हैं, पढ़ने के लिए अपने से होना चाहिए। नदी प्रदूषण की बात करें, नदी रिवर पॉल्यूशन की बात करें तो अंतरिम बजट जो 19-20 में विजन 230 प्रस्तुत किया गया था, विजन 230 प्रस्तुत किया गया था कब, 19-20 में। इसमें स्वच्छ नदियां, सभी भारतीयों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, सतत और पोषण युक्त जीवन भी शामिल था। ठीक है ना। विजन 2030 में या 2030 में 2030 तक में क्या था, तो स्वच्छ नदियां भी शामिल थी, सभी भारतीयों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, सतत और पोषण युक्त जीवन की शामिल किया गया था। टोटल हमारा 10 लक्ष्य था दो विजन 2030 में, जिसमें 3 किससे जुड़े थे, तो जल से जुड़े हुए थे। ठीक, अब जरा सा बात करते हैं
वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने भारत को में 351 प्रदूषित नदियों के विस्तार की पहचान की है। कितने नदियां प्रदूषित हैं? 351 2018 में। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना। सीपीसीबी ने 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम बीओडी स्तर को स्वस्थ नदी का संकेत माना। तो ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना जल स्तर होना चाहिए? तो 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो तो क्या कम हो? बीओडी। तो हम कहेंगे कि वो नदी क्या है? स्वस्थ नदी है या स्वच्छ नदी है। ठीक है ना। योजना या नीति या पहल क्या लाया गया इसके लिए? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लाया गया, सीपीसीबी का राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम लाया गया, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अर्थात अमृत लाया गया, नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया, स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं के तहत सीवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण की बात कहा गया, जल अधिनियम जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लाया गया, एनजीटी की स्थापना की गई। तो ये सारी चीजें किया गया। बाधाएं क्या है लेके इसको? तो जल की सतही अपवाह, घरेलू और कृषि अपशिष्ट जल बहाव आदि का अनुचित प्रबंधन। अप्रासंगिक, इस पे हमेशा सोचना है। थिंक डायमेंशन सोचोगे आ जाएगा। इसको पढ़ना सोचना। अप्रासंगिक प्रौद्योगिकी और कम क्षमता के कारण सीवेज उपचार संयंत्रों का खराब प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन, वर्षा की अनियमितता, स्थानिक भिन्नता के कारण जल प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन, नदियों की निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़, बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकरण, नदी की गुणवत्ता संबंधी नियमित निगरानी का अभाव, ये सारी हमारी बाधाएं हैं। तो आगे की राह कभी कहे ना कि नहीं करना, अपने से सोचो। अब देखो गंगा नदी की सफाई। तो गंगा एक्शन प्लान पूछा जाता है कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था, प्री में। ठीक है, ये पहला प्रयास था, लेकिन ये योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या रही थी? विफल रही थी। इसके अग्रलिखित कारण क्या थे? केंद्र और राज्य और स्थानीय निकायों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था। गंगा एक्शन प्लान विफल होने के कारण क्या था? तीनों स्तर पे कोऑर्डिनेशन नहीं था। परियोजना के निष्पादन में देरी हुई, बेसिन संबंधी मुद्दे पर स्पष्टता की कमी थी और प्रौद्योगिकी का कम प्रयोग हुआ था, इसलिए गंगा एक्शन प्लान विफल रहा। 1986 में लाया गया। उसके बाद नमामि गंगे योजना 2014 में लाया गया। यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, ये याद रखना। कार्यान्वयन एजेंसियां इसमें कौन कौन है? तो गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और राज्य स्तर पे इसके समकक्ष एजेंसियां जैसे राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह शामिल किया गया है कार्यान्वयन एजेंसी में, एनएमसीजी और एसपीएमजी। राष्ट्रीय गंगा परिषद को पूर्ववर्ती राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की जगह संचालित किया गया है। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद को पूर्ववर्ती राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की जगह संचालित किया गया है। किसको? राष्ट्रीय गंगा काउंसिल बनाया गया है। परिषद को पर्यवेक्षण और प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। मिशन के दूसरे चरण के लिए विश्व बैंक बोर्ड ने 2020 में 5 वर्षों की अवधि के लिए $400 मिलियन अनुमोदित किया है, विश्व बैंक ने दिया है। ठीक, इस चरण के तहत शुरुआत की जाने वाली परियोजनाओं में मिशन के पहले चरण से छूटी हुई परियोजनाएं यमुना और काली नदियों जैसी सहायक नदियों की सफाई परियोजना शामिल है। मतलब कि जो परियोजना में पहले चरण में छूट गई थी वो जैसे यमुना काली नदी नहीं थी, उनको भी शामिल कर दिया गया। 2017 में उत्तराखंड ने नदियों के संरक्षण और उनके तीव्र कायाकल्प के प्रयास के रूप में गंगा और यमुना नदियों को जीवित इकाई के रूप में घोषित किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके कानूनी और प्रशासनिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इस आदेश पे क्या कर दिया? रोक लगा दिया। सफाई और अन्य प्रयास किए गए। केंद्र की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, कायाकल्प मतलब अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन आदि योजनाएं विदेशी एजेंसियों द्वारा स्वीकृत ऋण अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता ये सफाई के लिए योगदान कर रही है। ये भी अमृत, एनआरसीपी, ये सब या वित्त प्राप्त हुआ, टेक्नोलॉजी प्राप्त हुआ, वो सब इसमें काम कर रही है एक तरफ से इनडायरेक्ट रूप से। गंगा नदी की सफाई के विभिन्न प्रयासों के परिणाम अपर्याप्त क्यों रहा? तो गंगा बेसिन में सतत विकास नहीं हुआ। जल के कम प्रवाह के कारण प्रदूषण की सांद्रता में वृद्धि हो गई, इसलिए कचरे के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था, इसलिए केंद्रीकृत सीवेज नेटवर्क नहीं था, इसलिए असफल रहा। कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां थी? कार्यान्वयन में चुनौतियां ये थी कि गंगा नदी के 2500 किलोमीटर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी हितों और अधिकार क्षेत्र वाले विभिन्न राज्यों के बीच में आम सहमति नहीं थी। पहली तो आम सहमति नहीं थी। दूसरा क्या था? नौकरशाही संबंधी बाधाएं, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी, लाल फीताशाही, शासन के ढांचे में समस्या, ये सारी थी। ठीक है ना।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, 5 स्तर पे काम करते हैं। संरचना है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की संरचना में देखा जाए, पहला क्या है, नेशनल गंगा काउंसिल बनाया गया जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए भी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी पे अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स गठित किया गया है, और नमामि गंगे काउंसिल बनाया गया है, ठीक है। राज्य गंगा समितियां बनाई गई हैं, और राज्यों में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संलग्न प्रत्येक विशिष्ट जिले में जिला गंगा समितियां भी बनाई गई हैं। तो ये 5 स्ट्रक्चर हैं या संरचना है गंगा मिशन के लिए, स्वच्छ गंगा मिशन के लिए, और ये सब मिल के काम क्या करते हैं, गंगा की सफाई करते हैं ना। अन्य घटक में देखा जाए तो गंगा टास्क फोर्स है, ये किसके लिए, तो जन जागरूकता फैलाने के लिए। गंगा प्रहरी भी बनाया गया है जमीनी स्तर पे कार्यबल करने के लिए। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक। अब नमामि गंगे कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या थी, 27 स्थानों पे घुलित ऑक्सीजन स्तर में सुधार हुआ, बीओडी में क्या हुआ, सुधार हुआ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो फेकल कोलिफॉर्म है, क्रमशः 42 और 21 स्थानों पे सुधार हुआ है। तो ये नमामि गंगे का क्या हुआ, उपलब्धियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कॉन्फिडेंस बनाए रखो। जैसे सपना मैम का सिलेक्शन हुआ, तो आप लोग तो हमारे साथ बहुत लंबे से जुड़े हो होगा ही, बस ना फोकस रखो, टारगेट पे फोकस रखो। जो हम बताते हैं वो उसका प्रमाण सपना मैम ने दे दिया है, और बताती भी हैं कि हम कैसे लिखे थे आप एक सजेशन पे। तो मुझे तो अब आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन हमें तो कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ हम राइट ट्रैक पे हैं, राइट ट्रैक पे। अब बहुत दिनों के बाद ये राइट ट्रैक को कोई प्रमाणित करने के लिए पहला ही है सही, 15 दिन ही सही इनको डायमेंशन दिखाने के लिए, लेकिन प्रमाण तो मिल ही गया। चलिए अच्छे से पढ़िए, आगे के लिए गुड लक।